टॉपिक है WBC। इसके अंदर जितनी भी जानकारी होगी एनसीईआरटी में जितनी मेंशन है, जितने ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी का हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे। देखिए पहले हम दो क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है, देखिए इसमें है मैच द टाइप ऑफ WBC लिस्टेड अंडर कॉलम 1 विद द शेप ऑफ न्यूक्लियस गिवन अंडर कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कॉलम विद गिवन कोड्स। आपको यहाँ पर कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। जैसे पहले लिखा हुआ न्यूट्रोफिल्स। अब आप बताइए, देखो न्यूट्रोफिल्स जो होता है उसमें आगे क्या आएगा, किडनी शेप, एस शेप, 3 to 5 लोब्स, 2 लोब्स या डिस्क शेप। इसके लिए पहले तो मालूम होना चाहिए कि ये हम बात किसकी कर रहे हैं। ये यहाँ पर ये जो नाम लिखे हुए हैं ये नाम किसके हैं, WBC के। ये तो है WBC, ठीक है। और इसके सामने जो ये लिखे हुए हैं इसके न्यूक्लियस का शेप लिखा हुआ है। ये न्यूक्लियस के बारे में जानकारी लिखी हुई है। अब न्यूट्रोफिल के पास में हम देखते हैं कि 3 to 5 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं, 3 to 5 लोब्स। ईओसिनोफिल्स के पास में 2 लोब्स होते हैं, तो 2 लोब्स हो जाएंगे इसके पास। बेसोफिल्स जो है इसमें एस शेप का न्यूक्लियस मिलता है, और मोनोसाइट जो है उसके पास मिलता है किडनी शेप। तो देखिए ए के पास में क्या है, ए के पास में आ गया है 3rd, 1 2 3, और बी जो है, बी किसके सामने है, बी है 4 के सामने, तो यहाँ पर है 4। सी किसके सामने है 2, और डी किसके सामने है 1। तो ये वाला मैच कहाँ कर रहा है, 1 4 2 ए, सॉरी 3 है ना, 1 2 3, तो 3 4 2 ए, 3 4 2 ए ये है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ हमको कैसे मालूम चली, हमको पहली बात तो इन सारी सेल के नाम और इसके अंदर के न्यूक्लियस के शेप मालूम होंगे, तभी हम ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ परसेंटेज लिखे हुए हैं और यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है। ये परसेंटेज WBC के है, ठीक है। पहले देखिए ये वाला स्ट्रक्चर किसका है, यहाँ परसेंटेज और ये फेगोसाइटिक फंक्शन करता है। तो हमें फंक्शन अगर मालूम है तो फेगोसाइटिक फंक्शन कौन कर सकता है, हमारे पास में न्यूट्रोफिल होती है, एक तो वो फेगोसाइटिक फंक्शन करती है, और एक मोनोसाइट होती है वो फेगोसाइटिक फंक्शन करती है। लेकिन दोनों का ही परसेंटेज जो है वो इतना नहीं होता, तो ये तो होगा नहीं, ये तो गलत है। दूसरा देखो, ये स्ट्रक्चर है लेकिन हमको सोचो मालूम नहीं स्ट्रक्चर क्या है, तो हम यहाँ देखो हिस्टामिन और सीरोटोनिन का सिक्रेशन कौन करता है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन का सिक्रेशन करता है बेसोफिल। और बेसोफिल का परसेंटेज कितना होता है, बेसोफिल का परसेंटेज होता है 0.5। यहाँ लिखा हुआ है 0.5 to 1। चलो इसको एक बार ठीक है, इसको रख देते हैं, ये बात सही आ रही है। यहाँ देखो सी के अंदर क्या है, फंक्शन लिखा हुआ है डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट। पैरासाइट के खिलाफ डिफेंस मैकेनिज्म में कौन हेल्प करेगा, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट जो है वो लगभग कितना परसेंट होती है, तो हम कहते हैं लिम्फोसाइट लगभग 30% होती है। यहाँ 40 लिखा हुआ है तो इसको मनाने, इसको हम कैंसिल कर देंगे। और वापस चलो, अगर लिम्फोसाइट की बात भी करें तो वो ए ग्रेनुलोसाइट होती है, लेकिन यहाँ पर ग्रेन्यूल्स लिखे हुए हैं तो ये स्ट्रक्चर लिम्फोसाइट का नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जी रिएक्शन के लिए कौन हेल्प करती है, जो ईओसिनोफिल होती है, जिसको हम एसिडोफिल कहते हैं, वो करती है, लेकिन इसका परसेंटेज यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब ये सारी जानकारी हम कैसे पता कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको स्ट्रक्चर, हमको उसका परसेंटेज और हमको उसका फंक्शन, जब सब चीज़ें मालूम होगी तभी हम कह पा रहे हैं कि सेकंड का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको WBC की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर WBC की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप ऐसे किसी भी प्रकार के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारा यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वो पूरा टॉपिक WBC पर ही बेस्ड होने वाला है। तो हम WBC की ही चर्चा करेंगे आज। तो बिना समय गवाए हम सीधी हमारे WBC के टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए WBC जो है उसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल, इसी वाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ल्यूकोसाइट, ठीक है। अब देखिए टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है एक किसी ह्यूमन के अंदर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टोटल ल्यूकोसाइट
काउंट एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है लगभग 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होती है जिसको हम बोलते हैं TLC। तो एक क्वेश्चन तो इस पे बनता है कि TLC जो है वो कितनी होती है, तो आपको क्या बताना है, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। एक आता है डिफरेंट या डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, तो हम यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ये कितना होता है, देखो इसके अंदर हम अलग अलग प्रकार के जो WBC है उसकी मात्राओं के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं विभिन्न WBC की अलग अलग प्रतिशत मात्रा, ये हो जाएगा DLC। देखिए एक हो जाएगा TLC और दूसरा हो जाएगा DLC। तो TLC के बारे में पूछे तो आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल WBC के बारे में बताना है, और DLC के बारे में पूछे तो इसमें आप डिफरेंट अलग अलग टाइप की जो WBC है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो जैसे मैं DLC की बात करूँ, तो DLC की बात करें हम अगर, तो देखिए जैसे ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट है ना, इन सब में हर चीज़ आ जाएगी कंप्लीट में। तो हमने जैसे कि बात की अभी आपके, पहले हम इसकी वेराइटी की बात कर लेते हैं कि WBC को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो तो WBC जो है उसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितनी होती है, और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो कितनी होती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि WBC को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो WBC को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है, एक है ग्रेनुलोसाइट और दूसरी है ए ग्रेनुलोसाइट। तो ये लिखा हमने WBC, और इस WBC को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक लिखेंगे हम ए ग्रेनुलोसाइट, और दूसरे लिखेंगे हम ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, अब देखिए जो ग्रेनुलोसाइट है, पहले ए ग्रेनुलोसाइट, तो ए ग्रेनुलोसाइट 65% होती है। अगर 100% में WBC मानूं तो उसमें से ए ग्रेनुलोसाइट कितनी होगी, 65%, और ग्रेनुलोसाइट जो है वो मुझे मिलेगी 35%। अब देखो नाम से मालूम चल रहा है ए ग्रेनुलोसाइट का मतलब है, ए का मतलब है एब्सेंट और ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है कणिकाएं, ग्रेन्यूल्स। तो इसका मतलब ए ग्रेनुलोसाइट 65% WBC में कोई भी ग्रेन्यूल नहीं होंगे, नो ग्रेन्यूल्स। ये परसेंटेज हमने अलग अलग गलत लिख दिया, यहाँ 35% होगा और यहाँ होता है 65%। ठीक है, ये 35% है। तो देखो इसमें तो कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है, नो ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। और ग्रेन्युलोसाइट जो है इसकी बात करें तो इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये बात हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन सी सेल आएगी और ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर कौन कौन सी सेल आती है। पहले हम लेते हैं ग्रेन्युलोसाइट, 65% पहले लेते हैं। तो देखिए ग्रेन्युलोसाइट में हम तीन सेल पढ़ते हैं। एक सेल एसिडोफिल, दूसरी सेल होती है बेसोफिल, और तीसरी सेल होती है न्यूट्रोफिल। ये हो जाएगी न्यूट्रोफिल। तो देखिए
ग्रेनुलोसाइट जो है, जो 65% WBC होती है, उसमें एसिडोफिल्स होगी। एसिडोफिल्स का लगभग 62% वाला मामला, सॉरी, न्यूट्रोफिल्स जो है वो 62% के आसपास होती है। बेसोफिल्स होती है 0.5%, और बाकी जो बची है इसको हम बोलते हैं, ये जो एसिडोफिल्स है ये हो जाएगी लगभग 2.5% के आसपास, तो ये हो जाएगी 2.5%। तो इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। तो मैं एक बार इसको फिर से हम यहाँ पर बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे WBC की। WBC और WBC को हमने डिवाइड कर दिया था दो पार्ट में। एक हमने लिखा था ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा हमने लिखा था अकणिकामय या एग्रेन्युलोसाइट। एक कणिकामय हो गया, दूसरा अकणिकामय हो गया। ग्रेन्युलोसाइट में प्रतिशत कितना है? 65% कोशिकाएं, WBC जो कोशिकाएं होती है वो कणिका वाली होती है, कणिकीय कोशिकाएं होती है, और 35% जो है वो होती है अकणिकामय। अब ग्रेन्युलोसाइट को हम अगर डिवाइड करें तो हमारे पास में क्या आता है? देखो, पहले लिखा हमने न्यूट्रोफिल, ठीक है, ये न्यूट्रोफिल। फिर दूसरा हम लिख रहे हैं एसिडोफिल, ये हो जाएगा एसिडोफिल। और तीसरा लिख रहे हैं हम बेसोफिल। ठीक उसी प्रकार से एग्रेनुलोसाइट जो है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को लिखेंगे हम मोनोसाइट, और सेकंड जो है इसको हम लिखेंगे लिम्फोसाइट, ये हो जाएगा लिम्फोसाइट। तो ये तो हो गया पूरा अलग अलग प्रतिशत मात्रा। अब इसी के अंदर हम परसेंटेज भी लिख देते हैं, अलग कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर। तो ग्रेनुलोसाइट का जो 65% वाला मामला है, इसमें न्यूट्रोफिल्स कितनी होती है? ये होती है 62%, ठीक है, याद रखना है। फिर एसिडोफिल कितनी होती है? तो ये लगभग 2.5% के आसपास होती है, और बेसोफिल होती है 0.5%। ये पूरा हिसाब हो गया 65 का। मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट होती है 5%, और लिम्फोसाइट जो है वो हो जाएगी 30%। तो ये सारा एक क्वेश्चन तो सीधा इसी आपके चार्ट से बन जाएगा। तो सीधा आपको नाम याद रखना है, ग्रेनुलोसाइट कौन सी होती है और एग्रेनुलोसाइट कौन सी होती है, ठीक है। ये एग्रेनुलोसाइट है, और वो दूसरी जो है वो दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो कोशिका है ये सारे की सारी कैसी हो जाएगी? ग्रेनुलोसाइट। दोनों का WBC का क्लासिफिकेशन का आधार क्या होता है कि कोशिका द्रव्य के अंदर जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य, इस कोशिका द्रव्य में कणिकाओं की उपस्थिति प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके तो पहला पॉइंट हमारा है ग्रेनुलोसाइट। जिसको हिंदी में हम कहते हैं कणिका में WBC। इसके कोशिका द्रव्य के अंदर कणिकाएं पाई जाती है, और इसमें भी पहला हम जो पॉइंट ले रहे हैं, जो कणिका में कोशिका ले रहे हैं, वो है एसिडोफिल्स। देखिए, एसिडोफिल्स जो होती है इसको ही हम इयोसिनोफिल भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं इसको हम? इयोसिनोफिल, ठीक है। एसिडोफिल कह दो, इयोसिनोफिल कह दो, एक ही बात है। कितने प्रतिशत होती है ये? लगभग 2.5% होती है। इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है।
अब एसिडोफिल्स जो है उसकी साइज की बात करें तो देखिए इसकी साइज जो है वो लगभग 10 से 14 माइक्रोन के आसपास में मिलेगी। इसकी शेप अमीबा के जैसे होती है, अमीबीय या अमीबॉइड टाइप का इसका शेप है, अमीबीय आकार है इसका, ठीक है। और लाइफ स्पैन जो है इसकी जो जीवन अवधि है, लाइफ स्पैन जो होती है वो लगभग 14 घंटे की होती है, 14 आवर्स की इसकी लाइफ स्पैन है। देखो इनके कोशिका द्रव्य के अंदर अम्लीय अभिरंजक जो इयोसिन है उससे अभिरंजित होने वाली कणिकाएं पाई जाती है। तो हम कहेंगे कि अगर मैं इस कोशिका को अभिरंजित करूं तो ये किससे अभिरंजित हो जाएगी? इयोसिन से अभिरंजित हो जाती है। ये बात दिमाग में रखनी है कि इयोसिन से क्या हो जाएगी, ये इसकी कणिकाएं अभिरंजित हो जाती है, ठीक है। इसका जो प्रकृति है इसकी वो कैसी है? तो अम्लीय प्रकृति की होती है। देखो नाम से मालूम चल रहा है एसिडोफिल है, तो ये कैसी होती है? ये अम्लीय, इयोसिन जो डाई है वो कैसी है? अम्लीय डाई होती है। तो अम्लीय सेल से अभिरंजित हो जाती है, मतलब अम्लीय डाई से अभिरंजित हो जाती है। इसके केंद्र के अंदर पालिया कितनी होती है? तो जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं हम उसी पे फोकस करेंगे। देखो इसमें पालिया होती है केंद्र के अंदर लगभग 2, तो इसमें 2 पालिया पाई जाती है। और ये शरीर की एलर्जी और परजीवी संक्रमण से सुरक्षा करता है। जब कभी भी हमारी बॉडी में एलर्जी होती है, देखो एक क्वेश्चन जो है वो हमने इस पे बात की थी एलर्जी पर, तो एलर्जी व परजीवी संक्रमण मतलब जो पैरासाइटिक कंटामिनेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके समय, परजीवी संक्रमण के समय ये क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है, ध्यान रखना। फिर आपको दिमाग में रखना है कि ये जो है वो इसकी संख्या में जब अगर वृद्धि हो जाए तो उसको हम इयोसिनोफिलिया कहते हैं। तो इयोसिनोफिलिया किसे कहेंगे? इयोसिनोफिलिया ये क्या होता है? ये कंडीशन है कि अगर इयोसिन में संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी है संख्या में, तो उसको हम इयोसिनोफिलिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम ये एलर्जी जो लिखी है मैंने, इस एलर्जी के बारे में ही हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखो जैसे हमारे शरीर में कितनी बार परागकण चले जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें जो बीमारी होती है वो हे फीवर कहलाता है। तो हे फीवर के टाइम पे ये एक्टिव होती है। टीनिया सोलियम का संक्रमण होता है तो टीनियसिस बीमारी हो जाती है। तो टीनियसिस ये परजीवी संक्रमण के समय बीमारी होती है, उस वक्त भी ये इयोसिनोफिल्स जो है वो एक्टिव हो जाएगी। एस्केरिस जब हमारी बॉडी में जाएगा तो वो बीमारी कर देता है एस्केरियसिस। कौन सी बीमारी कर देगा? एस्केरियसिस। ये दिमाग में रखने की बात है। तो देखो पहला पॉइंट क्या था हमारा? एसिडोफिल्स। तो एसिडोफिल्स के बारे में इतनी जानकारी अगर आपको है तो इसमें से ही सवाल आते हैं, इससे बाहर सवाल नहीं जाता। तो एक तो ये एसिडोफिल्स हो गई। अब दूसरी कोशिका लेते हैं हम बेसोफिल्स। तो सेकंड कोशिका हम ले लेंगे बेसोफिल की। दूसरे कोशिका हो गई हमारे पास में, सेकंड नंबर की बात करें हम तो बेसोफिल है। बेसोफिल, जैसे हमने वहां पर अम्लीय अभिरंजक इयोसिन से इसको वो डाई कर किया था हमने और उसका नाम इयोसिनोफिल रखा था, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो एल्केलाइन मीडियम में जो डाई होती है, क्षारीय अभिरंजक जो होता है, क्षारीय अभिरंजक जिसको बोलते हैं हम मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू, उससे अगर हम अभिरंजित करें तो कणिकाओं के अंदर अभिरंजन हो जाता है, तो उनको हम बोलेंगे बेसोफिल्स। क्योंकि देखो ये बेसिक डाई है इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? बेसोफिल हो गया। फिर इसकी साइज कितनी होती है? तो इसकी साइज लगभग 8 से 10 माइक्रोन के आसपास होती है। ये भी अमीबीय आकार होती है, इसका भी शेप जो है वो कैसा होता है? अमोइबॉइड शेप होता है इसका, ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? जीवन अवधि कितनी होगी इसकी? पूछा जाता है सवाल, तो हम कहेंगे लगभग 10 घंटे, 10 आवर्स के आसपास में इसकी जीवन अवधि होती है। फिर इसका न्यूक्लियस देखो, जैसे एसिडोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा था?
उसका था 2 पालियों वाला। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है एस शेप्ड। कैसा होता है? एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है इसका। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर और हमने देखा भी था अभी क्वेश्चन। फिर इसके फंक्शन देखो, वो एसिडोफिल्स का फंक्शन क्या था? उसका फंक्शन था कि वो जब एलर्जी होती है या जब परजीवी संक्रमण होता है तब वो एक्टिव होती है। और यहाँ इसका फंक्शन होता है कि ये हिपेरिन, तो सीधा प्रश्न पूछते हैं फंक्शन के बारे में, तो एक तो हिपेरिन, दूसरा है हिस्टामिन। हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन इसका स्त्रवण करता है। ठीक है, आलतू फालतू ज़्यादा चीज़ें दिमाग में रखनी नहीं है अपने, केवल जो काम की चीज़ें। बेसोफिल से यही पूछते हैं, एक तो ये क्षारीय अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित हो जाती है, उसका नाम है मिथाइलिन ब्लू। फिर इसकी साइज पूछते हैं, तो 8 से 10 माइक्रोन साइज है इसकी। शेप इसका अमीबॉइड जैसा होता है, 10 घंटे तक आसपास उसका जीवन काल है। न्यूक्लियस इसका एस आकार का होता है और फंक्शन है हिपेरिन और हिस्टामिन और सीरोटोनिन जो है उसका स्त्रवण करता है। अब थर्ड कोशिका लेते हैं हम। थर्ड कोशिका लेते हैं हम जो ग्रेन्युलोसाइट में आती है, न्यूट्रोफिल। तो यहाँ लिख देते हैं हम न्यूट्रोफिल। इसी न्यूट्रोफिल को ही हम हेटेरोफिल्स भी कहते हैं। हेटेरोफिल्स, ठीक है। इसमें क्या याद रखेंगे हम? देखो, पहली बात तो इसका प्रतिशत कितना होता है? इसका प्रतिशत होता है लगभग ये 62% होती है। ठीक है, एसिडोफिल कितनी थी? एसिडोफिल थी 2.5 और बेसोफिल थी 0.5। इसका शेप भी कैसा होता है? अमीबॉइड होता है, तो अमीबी आकार होता है इसके शेप का। अमीबी आकार है इसका। शेप कैसा होता है? अमीबिया। फिर कहेंगे हम इसकी जीवन अवधि कितनी होती है? तो इसकी जो लाइफ स्पैन है वो लगभग 12 घंटे के आसपास होता है। फिर इसमें 2 से अधिक पालियां पाई जाती है, मतलब इसमें 3 से 5 के आसपास पालियां पाई जाती है। और इनके पालियों को काउंट करने को हम कहते हैं अर्नेथ काउंट। क्या कहते हैं? अर्नेथ काउंट। ये होती है अर्नेथ काउंट, का मतलब है हम पालियों को गिन रहे हैं। फिर ये काम क्या करती है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका नेचर होता है फेगोसाइटोसिस। ये फेगोसाइटोसिस करती है, तो इसका नेचर फेगोसाइटिक नेचर है। ये कोशिका भक्षण का काम करेगी। बाहर से आने वाले जो विषाणु है, जीवाणु है, उनको नष्ट करती है। तो हम कहेंगे बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु या विषाणु, इसको नष्ट करने का काम करेगी। ये फेगोसाइटिक नेचर की होती है। इसको हम माइक्रो पुलिसमैन भी कहते हैं। माइक्रो पुलिसमैन, ठीक है। फिर ये लिंग ज्ञात करने में भी सहायक होती है। तो ये लिंग ज्ञात करने में सहायक है। बर बॉडी की सहायता से ये फीमेल की प्रेजेंस बताती है, जो एक्स क्रोमोसोम के रूपांतरण से बनती है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये हम कहेंगे कि फीमेल की उपस्थिति जो है वो बताएगी बर बॉडी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। तो हमने 3 कोशिकाओं की बात की है ग्रेन्युलोसाइट में। फर्स्ट जो है वो इओसिनोफिल, या इसको हम एसिडोफिल भी कहते हैं। दूसरी थी बेसोफिल और थर्ड है न्यूट्रोफिल, या इसको हम हेट्रोफिल्स भी कहते हैं। तीनों का प्रतिशत, तीनों की साइज, तीनों का। तो हमने ग्रेन्युलोसाइट पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट की। ए ग्रेन्युलोसाइट क्या है? देखिए, ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर हम 3 कोशिका पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम मोनोसाइट, 2 कोशिका पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मोनोसाइट और दूसरी पढ़ेंगे लिम्फोसाइट। दोनों का प्रतिशत मालूम है। मोनोसाइट 5% होती है और लिम्फोसाइट जो है वो 30% होती है। टोटल मिला करके हम कहेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट जो है वो 35% होती है। मतलब इसके कोशिका द्रव्य के अंदर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। तो पहला मोनोसाइट के बारे में बात कर लेते हैं। मोनोसाइट में क्या क्या फीचर्स हैं? पहले तो ये इसका शेप कैसा है? तो वही बात सिंपल सी है कि इसका भी अमीबी आकार होता है। अमीबी आकार है इसका, अमीबॉइड शेप। फिर दूसरा, इसमें देखो रक्त में इसका जीवन काल जो है वो लगभग 24 घंटे से कम होता है। तो हम कहेंगे लेस देन 24 आवर्स इसकी क्या होती है? लाइफ स्पैन होता है।
लाइफ कितनी है इसकी, 24 घंटे से कम। फिर इसके मतलब केंद्रक जो है उसका आकार कैसा होता है, क्वेश्चन आता है, ये रीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है और नीट में तो बहुत बार पूछते हैं। तो इसके केंद्रक का आकार होता है सेम के बीज के समान इसका आकार होता है केंद्रक का। तो हम कहेंगे केंद्रक जो है वो कैसा होता है, सेम के बीज के बीन शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी। फिर इसके अंदर जो है वो एक क्षमता पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम डाइपेडेसिस क्षमता पाई जाती है। मतलब ये केशिका को पार करके, मतलब जो कैपिलरी होती है, सोचो ये कैपिलरी है, तो इसको पार करके और ये कहाँ आ सकती है, अंतराली ऊतक में आ सकती है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहाँ पर आ सकती है। इस प्रोसेस को हम डाइपेडेसिस कहते हैं। ठीक है, ये भी फेगोसाइटिक नेचर की होती है, तो हम कह रहे हैं ये भी फेगोसाइटिक नेचर की है और इसीलिए इसको हम बोलते हैं मैक्रो पुलिसमैन। तो मैक्रो पुलिसमैन तो हो जाती है मोनोसाइट और माइक्रो पुलिसमैन हो जाएगी आपके न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो ये मोनोसाइट के बारे में इतनी जानकारी याद रखो। लिम्फोसाइट में क्या होता है, देखो लिम्फोसाइट जो है वो हम कहें कि इसकी साइज कितनी होती है, तो लगभग ये 6 से लगभग 16 माइक्रोन के आसपास होती है। मोनोसाइट की जो साइज है वो लगभग 12 से 20 माइक्रोन के आकार की होती है। तो ध्यान रखना 12 से 20 माइक्रोन के आसपास में इसकी साइज है और लिम्फोसाइट की जो साइज है वो लगभग 6 से 16 माइक्रोन की होती है। और क्या बात करेंगे हम इसमें, देखो इसमें जो इसका जीवन अवधि है, जीवन काल जो है वो 7 दिन या 10 दिन से कम होता है। तो हम कहेंगे लगभग ये 7 से 10 दिन के आसपास में जिंदा रहती है। फिर हम कहें ये 2 प्रकार की होती है। इसके टाइप कितने होते हैं, 2 टाइप होते हैं, मेजर 2 टाइप हो जाएंगे। एक बी लिम्फोसाइट और दूसरी हो जाएगी टी लिम्फोसाइट। ठीक है, एक हो जाएगा ये टी लिम्फोसाइट और एक हो जाएगी बी लिम्फोसाइट। फिर पहले टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं। टी लिम्फोसाइट क्या हो, देखो इसकी उत्पत्ति जो है, इसकी जो ओरिजिन होती है वो तो होती है बोन मैरो के अंदर। ठीक है, ओरिजिन कहाँ हुई है, बोन मैरो में। लेकिन इसका जो परिपक्वन होता है, मतलब इसका जो मैच्यूरेशन होता है, मैच्यूरेशन इसका होता है थाइमस में। सीधा यहाँ से प्रश्न आता है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में क्या फ़र्क है। तो टी लिम्फोसाइट की ओरिजिन बोन मैरो में होती है, बी लिम्फोसाइट की ओरिजिन भी बोन मैरो में होती है। ठीक है, और इसका परिपक्वन भी कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में, जबकि इसका टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहाँ हो रहा है, थाइमस में हो रहा है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस हो जाएगा। फिर जो टी लिम्फोसाइट है, कार्य के आधार पर ये फिर से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर इसके कितने प्रकार हो जाएंगे, 3 प्रकार हो जाएंगे। कौन कौन से, तो एक बोलते हैं हम टी किलर सेल, टी किलर। दूसरा जो है वो हो जाएगा टी हेल्पर सेल। और थर्ड जो है वो हो जाएगा टी सप्रेसर हो जाएगा इसका। टी किलर का मतलब क्या होता है, देखो जीवाणु या वायरस जो है उनका जब डायरेक्ट आक्रमण होता है तो उस समय ये नष्ट करने का काम करेगी। तो हम कह रहे हैं कि ये वायरस को या जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करती है, किल करती है, यही बात है। हेल्पर क्या करेगी, ये हेल्प करती है बी लिम्फोसाइट को स्पेसिफिक एंटीबॉडी निर्माण के लिए या स्त्रवण के लिए प्रेरित करेगी। तो हेल्पर सेल जो होती है वो बी लिम्फोसाइट जो कोशिका है, बी लिम्फोसाइट को विशिष्ट एंटीबॉडी निर्माण में, विशिष्ट एंटीबॉडी निर्माण में सहायता करती है। ठीक है, और टी सप्रेसर जो है, टी सप्रेसर का काम क्या हो जाएगा, ये टी किलर को संदमित करती है। तो ये क्या करेगी, जो टी किलर सेल है, टी किलर, उनको क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, मतलब संदमित करेगी। अगर बहुत अनियंत्रित तरीके से टी किलर सेल
काम कर रही है तो उसको रोकेगी ये टी सप्रेसर सेल। तो इस प्रकार से टी लिम्फोसाइट जो है उसके तीनों ही प्रकार हो जाएंगे। और जो बी लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये क्या कर रही है। बी लिम्फोसाइट एक तो आपको मालूम है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है ये। बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी जो है वो IgD इसका सिक्रेशन होता है और ये बोन मेरो में ही बनती है और बोन मेरो में ही मैच्योर हो जाती है, जबकि टी लिम्फोसाइट बोन मेरो में बनती है और मैच्योर कहाँ जाके होगी, थाइमस में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम बात करते हैं पूरा जो ये ए ग्रेनुलोसाइट सेल है, इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इसको हमने किया है 2 पार्ट में। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ए ग्रेन्युलोसाइट और यहाँ हमने क्या लिखा था, ग्रेन्युलोसाइट। सभी के फंक्शन मालूम है हमको और टाइप मालूम है। एक ग्रेन्युलोसाइट के अंदर क्या क्या आएगा, इसमें आएगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के बारे में मालूम है हमें, कितना परसेंट होती है न्यूट्रोफिल, 62% होगी, ठीक है। फिर दूसरी ग्रेन्युलोसाइट में क्या आता है, दूसरा होता है इयोसिनोफिल। इयोसिन से ये अभिरंजित हो जाती है, 2.5% होगा ये। और थर्ड कौन सी थी, बेसोफिल, ये हो जाएगी बेसोफिल, 0.5%। सभी का फंक्शन पढ़ लिया हमने, सभी का आकार पढ़ लिया, लाइफ स्पैन पढ़ लिया, उसमें क्या क्या करती है वो, और कितनी पालियाँ पाई जाती है। न्यूट्रोफिल के पास में कितनी पालियाँ पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, 2 पालियाँ। इयोसिनोफिल के पास में 2 से ज़्यादा पालियाँ, 2 से 5 पालियाँ। बेसोफिल जो है उसके पास में एश शेप का न्यूक्लियस होता है। एक ग्रेनुलोसाइट जो है उसमें 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक होती है मोनोसाइट जिसको हम मैक्रोपोलिसमैन भी कहते हैं, फेगोसाइटिक नेचर की होती है, 5% होता है इसका रोल, मतलब संख्या 5% होती है। और दूसरी है जिसको बोलते हैं हम लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की संख्या कितनी होती है, लिम्फोसाइट की संख्या होती है 30%। सेम के बीच का आकार किसके पास में है, मोनोसाइट के पास में है। लिम्फोसाइट की वापस 2 टाइप हो जाएंगे, एक हो जाएगा टी लिम्फोसाइट, एक हो जाएगी बी लिम्फोसाइट। टी का मतलब है कि ये बनी तो बोन मेरो में है लेकिन एक्टिव थाइमस में हो रही है, और बी लिम्फोसाइट का मतलब बनती बोन मेरो में है और एक्टिव भी बोन मेरो में ही होती है। टी लिम्फोसाइट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एक होती है किलर सेल, एक होती है हेल्पर सेल और एक होती है सप्रेसर सेल। तो ये पूरा कहानी जो है वो हम WBC की पढ़ ली, इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। तो WBC के बाद में हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की।